सुनहरी किरणों से नहाया हुआ छोटा सा गांव शांति से सो रहा था। खेतों में फैली हरियाली और दूर तक फैले आसमान के नीचे गिरधर अपने हल के साथ खेत में काम कर रहा था। उसका चेहरा पसीने से भीगा हुआ था, लेकिन आंखों में दृढ़ संकल्प की चमक थी। अरे गिरधर भाई, मोहन की आवाज दूर से आई। वो तेजी से खेत की ओर आ रहा था। कभी आराम भी कर लिया करो, सूरज ढलने को आया है और तुम अभी भी यहाँ हो। दिन रात काम में लगे रहते हो, मानो कोई मशीन हो। गिरधर ने हल रोककर मोहन की ओर देखा। उसकी आंखों में थकान थी, लेकिन चेहरे पर संतुष्टि की मुस्कान भी थी। मोहन भाई, तुम नहीं समझोगे, गिरधर ने अपना माथा पोंछते हुए कहा। मेरे लिए ये सिर्फ काम नहीं है, यह मेरी बेटियों का भविष्य है। उषा और गौरी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अरे, अपना नहीं तो कम से कम अपनी बेटियों का ही सोचो, मोहन ने चिंता भरे स्वर में कहा। तुम्हें कुछ हो गया तो उनका क्या होगा? वे दोनों अभी इतनी छोटी हैं। गिरधर का चेहरा गंभीर हो गया। उसकी आंखों में पुरानी यादों का दर्द झलका। तुम्हें तो पता है मोहन, उसका स्वर भर्रा गया। जब दोनों बेटियां बहुत छोटी थीं, तभी उनकी माँ हमें छोड़कर चली गई। तब से मैं ही उनकी माँ हूँ, मैं ही उनका बाप हूँ। उनके लिए मैं कभी नहीं थक सकता मोहन, कभी नहीं। मोहन का दिल भर आया। वो गिरधर के कंधे पर हाथ रखकर बोला, पर भाई, तुम्हारी तबीयत का भी ख्याल रखना चाहिए। तुम्हारे बिना वे क्या करेगी? गिरधर ने मोहन की बात को अनसुना करते हुए अपना हल उठाया और घर की ओर चल दिया। बस यही तो सोचकर मैं और भी मेहनत करता हूँ मित्र। जब तक मैं हूँ तब तक उन्हें किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। घर पहुंचकर गिरधर ने देखा कि उषा और गौरी दोनों द्वार पर उसका इंतजार कर रही थीं। उषा बड़ी बेटी थी, शांत, समझदार और जिम्मेदार। गौरी छोटी थी, चंचल, नटखट और पिता की जान। पिताजी, गौरी दौड़कर आए। आपके कपड़े देखिए, कितने गंदे हो गए हैं और कैसा हाल बना रखा है अपना। उषा भी चिंता से आगे आई। पिताजी, आप पसीने से लथपथ हैं। दिन रात खेतों में काम करते रहते हैं। मैंने तो कितनी बार कहा है कि अब हम भी काम पर जाएंगे, आपकी मदद करेंगे। हाँ पिताजी, गौरी ने सहमति में सिर हिलाया। अब हम बड़े हो गए हैं, हम भी कमा सकते हैं। गिरधर का चेहरा सख्त हो गया। नहीं, जब तक मैं जीवित हूं तुम लोगों को काम पर जाने की जरूरत नहीं है। बस जल्दी से तुम दोनों की शादी करके अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दूंगा। उसके बाद तो आराम ही करना है। गौरी ने अपने पिता के लिए ठंडा पानी लाकर उनके सामने रखा। उसकी आंखों में शरारत की चमक थी। पिताजी, वह मीठे स्वर में बोली, दीदी की शादी करनी है तो कर दीजिए। मैं तो आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। गिरधर ने प्यार से गौरी के सिर पर हाथ फेरा। क्यों बेटी, आप हमेशा कहते हैं न कि मैं आपको सबसे अधिक प्रिय हूं। गौरी ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से पिता को देखा। तो फिर आप मुझे यहां से कैसे भेज सकते हैं? मैं यहीं रहूंगी, आपकी देखभाल करूंगी। गिरधर की आंखों में आंसू आ गए। वह गौरी को गले लगाकर बोला, मेरी नन्ही परी, तू सच में मेरी जान है। भोजन के समय तीनों एक साथ बैठे। गिरधर ने सादा खाना खाया और आराम करने गया। लेकिन उषा और गौरी की आंखों में नींद नहीं थी। रात के सन्नाटे में दोनों बहनें अपने कमरे में बैठकर बात कर रही थीं। गौरी, उषा ने धीमे स्वर में कहा, पिताजी की हालत देखकर मुझसे रहा नहीं जाता। वे इस उम्र में भी दिन रात मेहनत करते हैं। मुझे लगता है कि वे अपनी सेहत की परवाह ही नहीं करते। गौरी चुपचाप सुन रही थी। फिर वह उठकर एक कोने से एक पुराना मटका लेकर आए। दीदी, उसकी आवाज में एक अजीब सा रहस्य था, क्या तुम मेरी एक बात मानोगी? क्या बात है गौरी? उषा ने संदेह से पूछा। और यह खाली मटका क्यों लेकर आए हो? गौरी मुस्कुराए। ये खाली नहीं है दीदी, इसमें जादू है। तुम बस मेरे साथ चलो और जैसा मैं कहूंगी वैसा करना। जादू? उषा हैरान हो गई। तुम क्या कह रही हो? चलो पहले। गौरी ने उषा का हाथ पकड़ा। घर के पीछे वाले बगीचे में, वहां सब कुछ दिखाऊंगी। दोनों बहनें मटका लेकर घर के पीछे वाले हिस्से में गईं, जहां कई पुराने पेड़ लगे हुए थे। चांदनी रात में वह जगह रहस्यमय लग रही थी। गौरी ने मटका जमीन पर रखा और ध्यान मुद्रा में बैठ गई। अब जो होने वाला है उसे देखकर घबराना मत, उसने आंखें बंद करते हुए कहा। इस मटके में जादुई पानी है। तुम इसका पानी मुझ पर गिरा दो, मैं एक सुंदर फल के पेड़ में बदल जाऊंगी। उषा के मुंह से चीख निकल गई। ये तुम क्या कह रही हो? तुम एक इंसान हो, भला तुम पेड़ में कैसे बदल सकती हो? और तुम्हारे पास ये शक्ति कहाँ से आए? प्रश्न मत करो दीदी, गौरी ने दृढ़ता से कहा। बस मेरा कहा करो। फल तोड़ने के बाद फिर से मटके का पानी मेरे ऊपर डाल देना। मैं वापस इंसान बन जाऊंगी। लेकिन ध्यान रखना, फल सावधानी से तोड़ना, एक भी पत्ती नीचे नहीं गिरनी चाहिए। उषा की सांस तेज हो रही थी। गौरी, ये सब
कृपया दीदी, गौरी की आवाज में मिन्नत थी। पिताजी की खुशी के लिए अगर हम फल बेचकर पैसे कमा सके तो उन्हें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। उषा ने हिचकिचाते हुए मटका उठाया। उसके हाथ कांप रहे थे। हिम्मत करो दीदी, गौरी ने आंखें बंद करके कहा। उषा ने मटके को उल्टा किया। हालांकि मटका खाली दिख रहा था, लेकिन उसमें से पानी की धारा निकली और गौरी पर गिरी। देखते ही देखते एक चमत्कार हुआ। गौरी का शरीर चमकने लगा और वह धीरे धीरे एक सुंदर फल के पेड़ में बदल गई। पेड़ पर रसीले, सुगंधित फल लटक रहे थे। उषा स्तब्ध रह गई। यह क्या हो गया? उषा ने बहुत सावधानी से फल तोड़े। हर फल मीठा और सुगंधित था। टोकरी भर जाने के बाद उसने फिर से मटके का पानी पेड़ की जड़ों में डाला। फिर से चमत्कार हुआ। पेड़ गौरी के रूप में बदल गया। दीदी, कैसा लगा मेरा कमाल? गौरी खुशी से हंसी। उषा अभी भी हैरानी में थी। गौरी, ये सब तुमने कैसे सीखा? कहीं तुमने कोई गलत काम तो नहीं किया? तंत्र मंत्र किया। गौरी का चेहरा गंभीर हो गया। दीदी, अगर मैंने तुम्हें सच्चाई बता दी तो मेरी यह शक्ति हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। एक बार पेड़ बनने के बाद मेरा दोबारा इंसान बनना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आज के बाद मुझसे ये प्रश्न कभी मत पूछना। लेकिन गौरी, प्लीज दीदी, गौरी ने उषा के हाथ पकड़े। बस इतना जान लो कि यह शक्ति मुझे भले काम के लिए मिली है। अब चलो, इन फलों को बाजार में बेचते हैं। अगली सुबह दोनों बहनें फलों की टोकरी लेकर बाजार गईं। फलों की अद्भुत सुगंध से लोग आकर्षित हो रहे थे। वाह, कैसे सुंदर फल हैं! एक व्यापारी ने कहा। कहाँ से लाए हो ये हमारे बगीचे के हैं, उषा ने झूठ बोला। फल इतने मीठे और सुगंधित थे कि जल्दी ही बिक गए। दोनों बहनों को अच्छे पैसे मिले। घर लौटकर गौरी ने पैसे गिरधर के सामने रखे। पिताजी, ये लीजिए। गिरधर हैरान हो गया। ये कहाँ से आए बेटी? हमने घर के फल बेचे हैं, गौरी ने मासूमियत से कहा। लेकिन घर में तो कोई फल का पेड़। पिताजी, आप बहुत काम करते हैं, कभी घर का चक्कर ही नहीं लगाते, उषा ने संभाला। पीछे वाले बगीचे में एक पुराना पेड़ है। गिरधर को विश्वास हो गया और वह खुश हो गया कि उसकी बेटियां इतनी समझदार हैं। इस तरह कई दिन बीते। गौरी और उषा के फल धीरे धीरे पूरे शहर में प्रसिद्ध हो गए। लोग इन अद्भुत फलों की प्रशंसा करते थे। एक दिन राजमहल की एक दासी बाजार से ये फल खरीद कर ले गई। महारानी जी, दासी ने महारानी प्रभा के सामने फल रखे। आज बाजार में यह अद्भुत फल मिले हैं। इनकी खुशबू ही इतनी अच्छी है। महारानी प्रभा ने फल का स्वाद लिया। उसकी आंखें चमक उठी। तभी राजा विक्रमादित्य वहां आए। महारानी, ये कैसी सुगंध है! मैं दरबार से यहां तक चला आया। महाराज, आइए, इन फलों का स्वाद लीजिए। महारानी ने फल पेश किए। राजा ने फल चखे और मुग्ध हो गए। वाह, मैंने ऐसे मीठे फल कभी नहीं चखे। ये कहाँ से आए हैं? महाराज, दासी इन्हें बाजार से लाई है, तो रोज यही फल मंगवाओ, राजा ने आदेश दिया। लेकिन राजा के मन में एक सवाल कुलबुला रहा था। ये फल इतने खास क्यों हैं? साधारण फल ऐसे नहीं होते। राजा ने मंत्री को बुलाया। मंत्री जी, मैं आपको एक गुप्त कार्य देना चाहता हूँ। आज्ञा दीजिए महाराज। पता लगाइए कि यह फल किस पेड़ से आता है। ये पेड़ कहाँ है? इसकी सुगंध और स्वाद इतने लाजवाब क्यों है? मंत्री और सैनिकों ने पूरे राज्य में खोजा, लेकिन ऐसा कोई पेड़ नहीं मिला। क्षमा करें महाराज, मंत्री ने निराशा से कहा। मैं आपका कार्य पूरा नहीं कर पाया। पूरे राज्य में ऐसा कोई पेड़ नहीं है। राजा की जिज्ञासा और बढ़ गई। राजा ने एक योजना बनाई। अगले दिन वो साधारण वेश में बाजार गया। वहां उसने देखा कि दो लड़कियां फल बेच रही हैं। एक शांत और गंभीर, दूसरी चंचल और सुंदर। राजा फल खरीदने का नाटक करते हुए गया। बेटी, तुम्हारे फलों की खुशबू तो बहुत अच्छी है, स्वाद में भी यह मीठे होंगे। हाँ भैया, गौरी ने मुस्कराते हुए कहा। ये बहुत मीठे हैं। एक बात बताओ, राजा ने चालाकी से पूछा। ये फल तुम कहाँ से लाती हो? दरअसल मैं एक व्यापारी हूँ और इसका बड़ा धंधा कर सकता हूँ। गौरी तुरंत समझ गई। भैया, यदि आपको ताजे और मीठे फल चाहिए तो आपको हमसे ही खरीदने होंगे। हम आपको नहीं बता सकते कि इसका पेड़ कहाँ है। राजा को लगा कि ये लड़कियां कोई रहस्य छुपा रही है। फल खरीदकर राजा वहां से चला गया, लेकिन छुप गया और दूर से दोनों बहनों का पीछा करने लगा। शाम को जब दोनों बहनें घर पहुंची, राजा ने उन्हें घर के पीछे जाते देखा। जो कुछ उसने देखा, उससे वो स्तब्ध रह गया। गौरी ध्यान मुद्रा में बैठी और उषा ने मटके से पानी उस पर डाला। देखते ही देखते गौरी एक फल के पेड़ में बदल गई। अविश्वसनीय, राजा मन में बोला। ये लड़की तो सचमुच जादुई है। इसे हमारे राजमहल में होना चाहिए। इसकी शक्तियों पर केवल हमारा। अगले दिन राजा ने मंत्री को भेजकर गिरधर को दरबार में बुलवाया। गिरधर डर और घबराहट में दरबार पहुंचा।
महाराज, आपने इस गरीब को क्यों बुलाया है? कहीं मैंने कोई अपराध तो नहीं किया? राजा मुस्कुराया। गिरधर, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। मैं तुमसे एक महत्वपूर्ण बात करना चाहता हूँ। जी महाराज, बात यह है कि हमें विवाह करना है और हमें तुम्हारी छोटी बेटी बहुत पसंद है। यदि तुम्हें कोई आपत्ति न हो तो क्या वह इस राजमहल की महारानी बन सकती है? गिरधर के पैरों तले जमीन खिसक गई। यह आप क्या कह रहे हैं महाराज? तुम चाहो तो समय ले सकते हो, लेकिन ये हमारा निर्णय है। गिरधर हकलाते हुए बोला, महाराज कृपया मुझे थोड़ा समय दीजिए। मैं एक बार अपनी बेटी से पूछ लेता हूँ। विवाह के लिए कन्या की सहमति आवश्यक होती है। ठीक है, लेकिन ज्यादा समय मत लेना। घर लौटकर गिरधर परेशान था। उषा और गौरी उसे इस हालत में देखकर चिंतित हो गईं। पिताजी, आपको क्या हुआ है? उषा ने पूछा। आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? क्या हमारी वजह से कुछ हुआ है? गौरी भी चिंता से बोली, हमें क्षमा कर दीजिए। गिरधर ने गहरी सांस ली। बेटियों, राजा ने गौरी के लिए विवाह का प्रस्ताव भेजा है। दोनों बहनें चौंक गईं। लेकिन महाराज तो पहले से विवाहित है, उषा ने कहा। हाँ, यही तो मेरी समस्या है। गिरधर ने सिर पकड़ा। न जाने उनका क्या उद्देश्य है। मुझे बहुत डर लग रहा है। तभी मोहन वहां आया। गिरधर ने उसे सारी बात बताई। देखो गिरधर, मोहन ने समझाया, राजा ने स्वयं प्रस्ताव दिया है। राजा को ना कहने का मतलब है मुसीबत मोल लेना। और वैसे भी राजाओं की कई पत्नियां होती हैं। तुम्हारी बेटी रानी बनेगी। पर मोहन, मुझे कुछ और ही लग रहा है। गौरी ने आगे बढ़कर कहा, पिताजी, यदि यह मेरी नियति है तो मैं तैयार हूं। आपकी बेटी कभी आपका सिर नीचा नहीं होने देगी। अंततः गिरधर ने राजा की बात मान ली। कुछ दिनों बाद धूमधाम से राजा विक्रमादित्य और गौरी का विवाह हुआ। पूरे राज्य में खुशियां मनाई गईं। गौरी अब छोटी महारानी थी। राजा उससे बहुत प्रेम करते थे और अधिकतर समय उसी के साथ बिताते थे। एक दिन गौरी ने राजा से पूछा, महाराज, मुझे आज तक समझ नहीं आया कि आपने मुझसे विवाह क्यों किया। एक गरीब किसान की बेटी से आपको क्या लगाव हो गया? राजा मुस्कुराए। महारानी गौरी, दरअसल मुझे आपके उस रहस्य के बारे में पता है जो आप छुपाने की कोशिश कर रही हैं। गौरी का दिल तेजी से धड़कने लगा। कौन सा रहस्य महाराज? मैंने अपनी आंखों से देखा है कि आप एक फल के पेड़ में बदल सकती हैं। उसी दिन मैंने निश्चय किया था कि मैं आपसे विवाह करूंगा। गौरी का चेहरा पीला पड़ गया। महाराज, ये रहस्य अब तक केवल मेरी बहन जानती थी। चिंता मत करो, राजा ने कहा। लेकिन अब आपको मेरी एक शर्त माननी होगी। जब भी मेरी इच्छा हो आपको पेड़ बनकर मुझे प्रसन्न करना होगा। गौरी को मजबूरी में हाँ कहना पड़ा। महारानी प्रभा को गौरी से बहुत ईर्ष्या हो रही थी। महाराज का सारा प्यार अब छोटी महारानी को मिल रहा था। दासी प्रभा ने अपनी विश्वासपात्र दासी से कहा, देखो तो महाराज कहाँ हैं? कितना समय हो गया, वे मुझसे मिलने नहीं आए। महारानी जी, दासी ने दुखी स्वर में कहा, जब से छोटी महारानी आई हैं, महाराज का सारा समय उन्हीं के साथ बीतता है। आपका महत्व खत्म हो गया है। ये सब मैं सहन नहीं कर सकती। प्रभा के मन में नफरत भर गई। मुझे उस गरीब को इस महल से निकालना होगा। एक दिन जब शाही बगीचे में गौरी पेड़ बनी हुई थी और राजा फल तोड़ रहे थे, तभी महारानी प्रभा ने छुपकर ये देखा। अब मैं समझ गई, वो मन में बोली। इसीलिए महाराज ने इससे विवाह किया है। कुछ दिन बाद महारानी प्रभा गौरी के पास गई। गौरी बहन, उसने मीठे स्वर में कहा, मैं तुम्हें अपनी छोटी बहन मानती हूँ। तुम आने के बाद मुझे अकेलापन नहीं लगता। गौरी खुश हो गई। सच में दीदी, मुझे भी एक बहन मिल गई है। चलो, आज हम दोनों जंगल की सैर पर चलते हैं। मन बहल जाएगा। लेकिन पहले महाराज से आज्ञा ले लेनी चाहिए। अरे, महाराज तो दरबार के कामों में व्यस्त होंगे। चलो, हम दोनों चलते हैं। गौरी को लगा कि अब उसकी बड़ी बहन उसकी देखभाल करेगी। वो तैयारी करने गई और अपना जादुई मटका भी साथ ले लिया। दोनों जंगल में गई। थोड़ी दूर जाने पर प्रभा ने कहा, अरे गौरी, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। मुझे तेज भूख लगी है। दीदी, आप चिंता मत करो, मैं पानी लेकर आती हूँ। नहीं बहन, मुझे एक सुगंधित फल चाहिए। अगर मुझे फल नहीं मिला तो मेरी तबीयत और खराब हो जाएगी। लेकिन यहाँ तो कोई फल का पेड़ दिखाई नहीं दे रहा। प्रभा ने रोना शुरू कर दिया। कुछ करो गौरी, नहीं तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। फिर महाराज मुझसे पूछेंगे कि मेरे रहते तुम्हें क्या हुआ। गौरी घबरा गई। ठीक है दीदी, ये लीजिए जादुई मटका। मैं पेड़ बनूंगी, आप फल तोड़कर खा लीजिए। उसने प्रभा को सारी बात समझाई। तुम्हारे पास सचमुच ऐसी शक्ति है? प्रभा ने आश्चर्य का नाटक किया। गौरी ध्यान मुद्रा में बैठी और प्रभा ने उस पर पानी डाला। गौरी पेड़ बन गई। आखिर मेरी योजना सफल हो गई, प्रभा ने दुष्ट मुस्कान के साथ कहा। अब मैं तुम्हें कभी इंसान नहीं बनने दूंगी।
उसने पेड़ की पत्तियां तोड़कर जमीन पर बिखेर दी और जादुई मटके को पत्थर से तोड़ दिया। तुम यही पेड़ बनकर सड़ोगी, कहकर वो हंसते हुए चली गई। महल में राजा दोनों रानियों का इंतजार कर रहे थे। प्रभा अकेली वापस आए। रानी प्रभा, छोटी महारानी कहाँ है? राजा ने पूछा। और तुम दोनों मुझे बताए बिना महल से बाहर क्यों गईं? प्रभा ने रोना शुरू कर दिया। महाराज, अनर्थ हो गया, बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। क्या हुआ? स्पष्ट रूप से बताओ। जिस लड़की को आप रानी बनाकर लाए थे वह अपने प्रेमी के साथ भाग गई। प्रभा ने झूठ बोला। राजा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। ये तुम क्या कह रही हो? छोटी महारानी ऐसी नहीं है। ये सत्य है महाराज। हम दोनों जंगल गए थे। वहां पर उसने पहले से अपने प्रेमी को बुला रखा था। मौका मिलते ही उसने मुझे अकेला छोड़ दिया और भाग गई। राजा को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने गौरी से नफरत करना शुरू कर दिया। उधर गौरी पेड़ के रूप में बहुत कष्ट झेल रही थी। दिन रात जानवर उसे नुकसान पहुंचाते। उसका मटका टूट गया था, इसलिए वह वापस इंसान नहीं बन सकती थी। कई महीने बीत गए। एक दिन 3 मित्र संजय, सोहन और रमेश जंगल से गुजर रहे थे। अरे भाइयों, देखो, रमेश ने कहा, जंगल के बीच में सुंदर फल का पेड़ है। चलो पहले फल खाकर फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ, मुझे भी भूख लग रही है, सोहन ने कहा। मैं पत्थर फेंककर सारे फल गिरा देता हूँ। रुको, संजय ने टोका। इस तरह पेड़ को कष्ट पहुंचाना अच्छी बात नहीं है। अगर फल खाना है तो सावधानी से तोड़कर खाओ। अरे संजय, फिर तुम्हारी मानवता जाग गई, रमेश हंसा। ये तो पेड़ है, पत्थर खाना इसका धर्म है। दोनों मित्रों ने पेड़ को बहुत नुकसान पहुंचाया। फल तोड़े और पत्तियां जमीन पर बिखेर दी। संजय ने फल नहीं छुए। उसने देखा कि पेड़ से खून की बूंदें गिर रही हैं। यह क्या है? वह हैरान हो गया। उसके मित्र पानी पीने के लिए नदी की तलाश में चले गए। अब मेरे मित्र चले गए हैं, संजय ने पेड़ से कहा। मैंने कभी ऐसा पेड़ नहीं देखा जिससे खून निकले। तुम कौन हो? तभी पेड़ से एक दुखी आवाज आई। मेरी मदद करो, मैं बरसों से यहाँ कष्ट भोग रही हूँ। संजय चौंक गया। तुम बोल सकते हो? पेड़ ने अपनी पूरी कहानी बताई। संजय का दिल भर आया। ये बताओ, मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ? पर्वत के शिखर पर एक साधु महात्मा है, उन्होंने मुझे ये शक्ति। संजय अपने मित्रों से कहकर पर्वत की ओर चल दिया। कई दिन की कठिन यात्रा के बाद वो पर्वत के शिखर पर पहुंचा। वहां एक साधु तपस्या कर रहे थे। प्रणाम साधु महात्मा, संजय ने विनम्रता से कहा। कृपया मेरी सहायता कीजिए। साधु ने आंखें खोली। कहो बेटे, तुम्हें क्या समस्या है? संजय ने गौरी की पूरी कहानी बताई। साधु का चेहरा गंभीर हो गया। हाँ, मुझे याद है, गौरी नाम की एक ईमानदार लड़की को मैंने जादुई मटका दिया था। साधु ने संजय को पूरी कहानी सुनाई। कई साल पहले मैंने एक सुंदर बगीचा लगाया था, लेकिन शरारती लोग रात को आकर फल चुरा ले जाते थे। एक दिन मैंने छुपकर देखा कि 4 युवा आए, 2 लड़के और 2 लड़कियां। तीनों ने तो फल तोड़कर ले लिए, लेकिन एक लड़की ने न केवल कोई फल नहीं लिया, बल्कि अपने हिस्से के फल मेरे सिरहाने रख दिए। उसकी ईमानदारी देखकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ। मैंने उसे जादुई मटका दिया और वरदान दिया कि वह फल के पेड़ में बदल सकती है, लेकिन मैंने उसे चेतावनी भी दी थी कि वह किसी को अपनी शक्ति का रहस्य न बताए। संजय सब समझ गया। तो क्या आप गौरी की मदद कर सकते हैं? हाँ बेटे, चलो। मैं संजय के साथ जंगल में पहुंचे। उन्होंने अपनी शक्ति से टूटे हुए मटके को जोड़ दिया और उससे पानी पेड़ की जड़ों में डाला। धीरे धीरे पेड़ गौरी के रूप में बदल गया। वो बहुत कमजोर थी लेकिन जीवित थी। आपका धन्यवाद साधु महात्मा, गौरी ने आंसू भरी आंखों से कहा। और संजय, तुम्हारा भी बहुत धन्यवाद। अब तुम कहाँ जाओगी? संजय ने पूछा। मुझे राजमहल जाना होगा और सबको सच बताना होगा। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, संजय ने कहा। गौरी हैरान हो गई। लेकिन तुम कौन हो? मैं राजकुमार संजय हूँ, महारानी प्रभा का पुत्र। महल में राजा विक्रमादित्य को जब पता चला कि संजय वापस आ गया है, तो वे खुश हो गए। राजकुमार, तुम तो बहुत दिनों बाद यात्रा से वापस आने वाले थे। पिताजी, मैं एक सच लेकर आया हूँ, इस राजमहल का ऐसा सच जो आपको बताना आवश्यक है। तभी गौरी सामने आए। राजा उसे देखकर हैरान रह गए। गौरी, तुम कहाँ थी? महारानी प्रभा ने कहा था कि तुम अपने प्रेमी के साथ भाग गईं। महाराज, गौरी ने दृढ़ता से कहा, महारानी प्रभा से झूठ बोला है। सच यह है कि उन्होंने मुझे छल से मरवाने की कोशिश की। राजा का चेहरा गुस्से से भर गया। ये तुम क्या कह रही हो? गौरी ने पूरी सच्चाई बताई। संजय ने भी गवाही दी। तभी महारानी प्रभा आए। गौरी को देखकर उसका चेहरा पीला पड़ गया। मैं सब सच जानता हूँ माँ, संजय ने कड़े स्वर में कहा। आपने गौरी के साथ जो किया है वह अक्षम्य है। प्रभा घबरा गई।
बेटे, मैंने ये सब तुम्हारे भविष्य के लिए किया था। बस माँ, बस। संजय चिल्लाया। मेरे भविष्य के लिए आपने किसी का जीवन बर्बाद कर दिया। मुझे शर्म आती है कि मैं आपका बेटा हूँ। राजा ने तुरंत महारानी प्रभा को कारागार में डाल दिया। महारानी प्रभा को उसके कर्मों का फल मिल गया। राजा विक्रमादित्य ने गौरी से माफी मांगी। महारानी गौरी, मुझे अपनी गलती का एहसास है। मैंने तुम पर भरोसा नहीं किया। कोई बात नहीं महाराज, गौरी ने क्षमा कर दिया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्चाई की हमेशा जीत होती है। ईर्ष्या और धोखाधड़ी कितनी भी चालाकी से की जाए, अंत में सत्य सामने आ ही जाता है। गौरी के धैर्य, संजय की दयालुता और साधु की कृपा से न्याय की स्थापना हुई, बुराई का नाश हुआ और अच्छाई की विजय हुई। राज्य में फिर से खुशहाली छा गई और सभी लोग सुख शांति से रहने लगे।